Hello friends, welcome to my channel Gautam's Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है किसी भी एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि एक्सिस पे निकालनी है या परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालनी है, तो वो हम वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे क्या चार्ज लेना पड़ेगा, क्या एंगल बनेगा, कहाँ पे एंगल बनेगा, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमें टॉर्क बताना है जो प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो हमारा जो टॉर्क है वो किस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किस में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना लेती हूँ मैं। ये मैंने कुछ क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। अब मैंने क्या किया है, एक माइनस क्यू चार्ज लिया है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब बात करते हैं कि इसका जो सेंटर है ये मैंने ओ ले लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस वो एल है, यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और जो एक चीज़ बताइए, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड जाएगी, इधर की साइड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, और इधर की साइड जो प्लस से होती है अवे जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे ये बताओ कि इस डाइपोल पे, यानी कि जो ये डाइपोल है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे नेट फोर्स बताना है हमें क्या होगा। अच्छा, हमें पता है कि कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो अब ये हमें बताना है कि वो इन द डायरेक्शन किस चार्ज पे होगा और अपोजिट डायरेक्शन किस चार्ज पे होगी फील्ड की। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज है उस पर डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द फील्ड, यानी कि डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड की से अपोजिट है इसकी डायरेक्शन फोर्स की, ठीक है। और सिमिलरली इधर की बात करें, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन इधर अपोजिट है, और अगर इधर की बात करें पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है हमारी फोर्स की पोजीशन। तो ये क्या करेंगे, देखिए इधर फोर्स ये वाला जा रहा है, इधर फोर्स ये वाला जा रहा है, या तो दोनों एक ही सेम लाइन पे होते तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट फोर्स है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट और इक्वल फोर्सेज हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा एफ नेट होगा यहाँ पे, यानी कि टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा यहाँ पे, क्योंकि जब इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, मेरा ज़ीरो आ जाएगा। हमेशा ही ये रहेगा, ऑलवेज ये रहेगा। जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो हमारा जो उस पर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो कोई भी डाइपोल अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा नेट फोर्स उसका ज़ीरो रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। तो सेम लाइन, इनका जो सेम लाइन ऑफ एंगल है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि इधर ये वर्क करा इधर ये वर्क करा, या तो दोनों इधर वर्क करते या दोनों इधर वर्क करते तो ये कैंसिल नहीं होता, लेकिन अब ये सेम लाइन में वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे नोट हो जाएगा कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which do not have same line of action, जब इनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है दोनों फोर्सेस की, तो क्या होगा, इट विल रोटेट अबाउट एक्सिस, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। कहने का क्या मतलब हो गया, देखिए कि मैंने इसका सेंटर ओ लिया है, ये फोर्स इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो कभी ये फोर्स इसको इधर खींचेगा, कभी ये फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो ये मतलब सिर्फ रोटेट ही करेगा ना अपने एक्सिस पे। ये इसको इधर खींच के इधर लाएगा और ये वाला क्या करेगा, इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये इसको खींच के नीचे की तरफ, तो रोटेट करेगा ना कुछ इस तरह से। ये फोर्स है दोनों, तो ये दोनों फोर्स हैं, ठीक है, ये दोनों फोर्स है। मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है मेरा, तो ये क्या करेंगे कि एक फोर्स इसे इधर खींचेगा और एक फोर्स इसे इधर खींचेगा, तो ये रोटेट करने लगेगा। तो यही है कि जो हमारी चीज़, कोई भी चीज़, आपको भी पता है, 11th में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उस पर कोई ना कोई टॉर्क बनेगा। तो जब इस पर टॉर्क बनेगा तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा इस पर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स जो इन पे फोर्स लगेगा वो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला, ये क्या है, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, मान लीजिए देखिए ये एक एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा ना यहाँ पे। मान लीजिए देखो ये हमारा एक्सिस है पूरा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, इसके अलोंग ही तो ये रोटेट करेगा। तो ये क्या होगा, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सा वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है कि भाई जब इस पे टॉर्क लगाए तो इस पे भी टॉर्क लगेगा, क्योंकि फोर्स इधर भी है, फोर्स इधर भी है, तो टॉर्क तो दोनों पे इक्वल लगेगा ना। तो टॉर्क देखते हैं, तो नेट टॉर्क हमारा क्या निकलेगा, जब हम टॉर्क निकालेंगे तो एक तो T1 लगेगा प्लस T2 लगेगा। कैसे T1 T2 लगेगा, अब एक चीज़ देखिए, इससे देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, इसके हमें पता है ये एंगल कितना ले लिया मैंने, थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस पे जो इस परपेंडिकुलर पे जो हमारा एंगल बनेगा वो L sin थीटा बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बनता है तो थीटा की डायरेक्शन में बनता है, वो क्या बनता है हमारा L cos थीटा बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर कैसा फोर्स लगेगा, ये है, तो इधर भी क्या जाएगा, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा बनेगा हमारा। तो समझ आ गया, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो T1 टॉर्क ऑफ, अब देखिए ये वाला क्या करेगा, इधर की साइड रोटेट होगा, तो हमारी जो टॉर्क आएगी वो T1 इधर आएगी, और ये वाला क्या करेगा, इधर की साइड रोटेट होगा, तो हमारी T2 किधर आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो T1 और T2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, दोनों की वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं, देखिए फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे भी क्यू ई, यहाँ पे भी क्यू ई, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लग रहा है हमारा, क्यू ई लग रहा है दोनों पे। तो क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या है, L sin थीटा, इधर भी क्या है L sin थीटा, तो क्या हो जाएगा L sin थीटा। अब दोनों कैसे हैं, एक ही एंगल पे बन रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यू ई L sin थीटा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई टॉर्क यहाँ से, 2QE L sin थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा PE sin थीटा, हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो मेरी टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, नेट टॉर्क मेरा ये आ गया। अब इसकी वैल्यू थीटा की, नेट टॉर्क की थीटा पे डिपेंड करेगी, अगर टॉर्क कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, तो थीटा क्या हो जाएगा, इज़ द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा हमारा थीटा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, बस जो एंगल लिए थे वो हमने एंगल करे। टॉर्क हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दोनों की टॉर्क होगी, एक की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दूसरे की भी। तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इनकी, क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी क्लॉकवाइज, समझ ही आ रहा होगा कैसे। देखिए ये वाला इधर की साइड रोटेट कर रहा है, ये वाला इधर की साइड, तो कर तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहे हैं। अगर एंटी क्लॉक होते तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है, ये क्लॉकवाइज में इसलिए सेम रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा क्या था यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारा जो एंगल है वो क्या होता है, डायपोल और मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में बीच में होता है। अच्छा, क्या जो मेरी ये वाली चीज़ आई है PE sin थीटा, क्या मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म से अगर मैं मान लीजिए एक B sin थीटा है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ तो क्या लिखूँगी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही तो लिखूँगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है sin थीटा, डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आता है, हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ से, तो क्या मैं जो मेरा P sin थीटा है, क्या मैं उसको P क्रॉस E वेक्टर लिख सकती हूँ, या E क्रॉस P वेक्टर लिख सकती हूँ मैं इसको। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। एक बात बताइए, P क्रॉस E का मतलब क्या है। P क्रॉस E का मतलब है कि जब हमारा जो ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, हमारा डायपोल उधर होगा, तो क्या होगा नेगेटिव, यानी P हमारा किस डायरेक्शन में रहा है, P से E की तरफ जा रहा है, P से E की तरफ जा रहा है। तो ये कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, ये तो हमारी क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और अगर हम E की बात करें तो E क्या होगा हमारा, ये E कैसे होगा, E से P की तरफ, यानी E से P की तरफ जा रहा है, E से P की तरफ जा रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉक हमारी ये होती ही नहीं है, तो हम इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये रॉन्ग है, एंटी क्लॉक में तो हम ले नहीं सकते। तो क्या हो जाएगी हमारी, तो हमारी टॉर्क नेट टोटल हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसको लिख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि टॉर्क हमारी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन
इज़ द टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, कब होगी मैक्सिमम? देखिए टॉर्क हमारी क्या है, पी साइन थीटा है। अगर टॉर्क को मैक्सिमम बनाना है तो हमें थीटा भी मैक्सिमम बनाना होगा। और हमारा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा हमारा या तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है या 270 पे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पे क्या होता है, थीटा 1 होता है, तभी तो ये मैक्सिमम होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको शो करते हैं। चलिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है ये, ठीक है। इस पर मैंने बना दिया, पहले 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। मैंने इस पर ये ले लिया है -q इधर +q इधर, तो जो हमारी डायपोल मोमेंट है वही जगह एल यहाँ हो गया, एल ये वाला भी हो गया, तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक बात बताइए कि जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये क्या होगा भाई, हमारा डायरेक्शन तो सेम ही है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जा रहा है हमारा पी भी। और साइन थीटा साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, यही आ रहा है ना, Q इंटू 2L आ रहा है, फोर्स ये हो गया, और E तो ये कितने डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। कहने का मतलब है कि टॉर्क हमारी मैक्सिमम है जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है हमारी, और जो हमारी डायपोल मोमेंट है वो किधर है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे। अब देखिए मैक्सिमम हो जाएगी। हमने शुरू में ही बताया था कि अगर हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्या चलिए नेट फोर्स 0 हो गया तो क्या उस पर क्या उस पर टॉर्क भी 0 होगा? अगर हमारा नेट फोर्स 0 है तो क्या मैं टॉर्क को 0 बोल सकती हूँ? चेक कर लेते हैं। ये है हमारा पी साइन थीटा, ठीक है, थीटा मुझे 90 डिग्री रखना है। टॉर्क क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, पी क्रॉस ई वेक्टर आ जाएगा। बस, तो ये कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर फोर्स हमारा नेट फोर्स 0 हो गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या हो, टॉर्क भी हमारी 0 हो। वो किस पर डिफाइन होगी, थीटा पे डिफाइन होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि व्हेन इज़ टॉर्क मिनिमम, मिनिमम कब होगी, अब इज़ मिनिमम कब होगी मिनिमम? हमें पता है कि टॉर्क क्या होती है भाई, हमारी टॉर्क क्या होगी, हमारी पी साइन थीटा, ठीक है। अब हमारी टॉर्क मिनिमम कब होगी, जब हमारा थीटा भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और थीटा मिनिमम हमारा कब होता है, साइन थीटा या तो होता है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इवन पाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बना के देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये हमने ले लिया। अच्छा 270 का रह गया था इसमें, 270 का भी कुछ नहीं है, सेम ही हो जाएगा। 270 का क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लूँगी इसको तो यहाँ पे आ जाएगा इस बार -q, यहाँ +q आ जाएगा, सारी चीज़ें और क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 90 90 90 तो 270 होगा। ज़रूरी नहीं है ये भी 90 का हो, हमने अभी अगर बाद में वो तो बाद में कैलकुलेशन से पता लगता है कि हमारा थीटा कितने डिग्री का कहाँ पे है। तो 270 पे भी क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। तो सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा, -q +q। तो जो मेरा फोर्स लगेगा इससे अवे लगेगा, और इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो इससे अवे लगेगा, q। तो यहाँ पे जो मेरा p, देखिए अब देखिए ये हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमारी डायरेक्शन। अब एक चीज़ बताइए कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसी आएगी तो हमारी नेट टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन हमारा यहाँ पे सेम है, एक ही लाइन में वर्क कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमारी नेट टॉर्क क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0। अब बात कर लेते हैं 180 के लिए। 180 के लिए भी वही हो जाएगा। 180 के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये हमने ले लिया है, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, पी हमारा ये हो गया है। तो एक चीज़ बताइए कि जब यहाँ पे ये वर्क करेगा तो हमारा मोमेंटम किस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो ये किधर की तरफ लगाएगा फोर्स, ये किधर की तरफ लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा QE, और ये भी किधर लगाएगा भाई, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा QE। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा फोर्स दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। जैसे ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो टॉर्क नेट है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि जब भी हमारे दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं या सेम लाइन में वर्क करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो
टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये कैसे हो जाएंगे? स्टेबल, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई हम इसको कितना भी, ये फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो नेगेटिव वो उसको एंटी क्लॉक में, तो दोनों ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन बाद में स्ट्रेच करने के बाद ये अपनी वापस पोजीशन में आ जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर करेगा, तो ये क्या करेंगे बाद में, मतलब कितना भी इन्हें स्ट्रेच करने के बाद ये वापस ही इसी पोजीशन में आ जाना, वो होता है इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिमिलरली इसमें होगा, पॉजिटिव वाला इसको उधर ले जाएगा, नेगेटिव वाला इसको ऊपर ले जाएगा, ऐसे एक्सेलरेट करते रहेंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है, कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से फोर्स ही वर्क नहीं कर रहा, ना कोई टॉर्क वर्क करिए, टॉर्क नहीं वर्क करिए, तो क्या हुआ, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हमारी रोटेशन होगी वहाँ पे ही हमारी टॉर्क होगी। इट्स क्लियर? ओके, थैंक यू।